दशम कक्षाएं संस्कृत सामान्यम, गुरुवा संस्कृत सामान्यम के अंतर्गत जो व्याकरण दी रहती है ना, जो पत्र लेखन वगैरह आते हैं जो पेपर में, आज हम उसके विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे, उसका पठन पाठन करेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पत्र लेखन प्रकरण, ठीक है, तो आज हम इन पत्र लेखनों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये सबसे पहला पत्र लेखन है अवकाश प्रार्थना पत्र, भी आता अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आप लिखिए। जैसे कि आपको मालूम है पत्र लेखन, मैंने बताया था पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक पत्र लेखन और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक पत्र लेखन में औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं, ठीक है, और जो अनौपचारिक होता है उसमें किसी प्रकार की औपचारिकताएं नहीं होती। औपचारिकताएं में जैसे आता है जैसे अवकाश के लिए, तो हम जी किसको लिख रहे हैं, है ना, क्या दिया है, अवकाश के लिए, तो सेवायाम, ठीक है, श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया, ठीक है, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर नगरम मध्य प्रदेश, इस प्रकार से हमको लिखना पड़ता है। फिर इसमें दिया है विषय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। तो इस प्रकार से ये जो प्रार्थना पत्र है वो किस चीज के लिए लिखा गया, अवकाश के लिए लिखा गया। अब यहाँ लिखेंगे महोदया सविनय निवेदनम अस्ति यद अहम अद्य सहसा ज्वर पीड़िता अस्मि अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्था अस्मि कृपया मन पंच दिवसानाम, कितने दिन की दी है यहाँ पर, 5 दिन की, तो आप इसमें दिव दिवसा नाम भी कर सकते हैं, 2 दिन के लिए भी आप अवकाश के लिए ले सकते हैं, 3 दिन के ले सकते हैं, जो भी आपको पत्र के इसमें जो आता है अवकाश कितने दिन का, तो आप उसको लिखेंगे कि कितने दिन। तो यहाँ पर 5 दिवसा नाम शब्द दिना 5 दिवसा नाम से 7 दिन तक एकादश दिनांकार्थम अवकाशम स्वीकुर्वन्ति, 5 से 7 दिनांक तक की छुट्टी की, यहाँ पर आप दिनांक डालेंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे भवदी शिष्य, है ना, जो भी आप मतलब है कौशला या दशम कक्षा वर्ग, इस प्रकार से आपको ये अवकाश प्रार्थना पत्रम जो है लिखने के लिए आते। आपको बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि आपको प्रार्थना पत्र जो है या जो मैं निबंध आपको पढ़ाऊंगी, जो भी आप श्लोक, जो भी प्रश्न होता है, बेटा आप चूंकि संस्कृत है तो आप इसको लिख कर के याद करिए। कैसे याद करेंगे, लिख कर के याद करिएगा, जल्दी याद होगा, ठीक है। चलिए दूसरा हम देखते हैं। फिर आता है छात्रवृत्ति के लिए, है ना, ये भी छात्रवृत्ति के लिए भी औपचारिक से प्रतिष्ठा या माननीय प्रधानाचार्य महोदया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ठीक है, भिन्न नगरम मध्य प्रदेश, विषय छात्रवृत्ति निमित्तम आवेदन पत्र महोदया सा निम्नम निवेदयामि यत् मम जनकस्य आर्थिक स्थिति सम्यक् नास्ति सा मम शिक्षार्थ प्रतिमासं शुल्कं दातुम् असमर्था अस्ति अतः श्रीमन्तम् अहं छात्रवृत्ति दातुं इति प्रार्थते, कि भाई जो मेरे परिवार की मतलब जो है माँ बाप की जो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन मैं शिक्षा क्या करना चाहती हूँ, लेकिन मैं प्रतिमाह जो शुल्क लगता है वो नहीं दे सकती। अतः आपसे जो निवेदन है कि जो छात्रवृत्ति है वो मुझे देने की कृपा करें, प्रार्थना करते हैं। हम ताम कृपा कांक्षी, है ना, जो भी है दल में चल यहाँ लिखा हुआ कक्षा 10वीं, आप इस तरीके से, और यहाँ पर आप दिनांक डालें। तो ये हुई आपकी कौन सी, छात्रवृत्ति की मृत्यु हेतु आवेदन पत्र। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है शुभकामना पत्र, ठीक है ना, इसमें किसी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी नहीं की जाएंगी। जो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा, प्रिय वार्या राजेश मतलब महोदया जयतु संस्कृत लिखा है ना, तो शुभकामनाएं आशा अस्ति भवन्तः सानंद आशा कुशला, है ना, संति हर्षस्य विषय भगवान द्वादश कक्षायां प्रथम स्थानम, है ना, प्राप्तवान अस्माकं परिवारं सेवायां सप्रेम शुभकामना प्रेषयति, है ना, कामयते सा भवता उत्तरोत्तरम समुन्नति, कि भाई आप मतलब बहुत हर्ष का विषय है कि आप मतलब आप लोग भी शाकुशल होंगे, हम भी मतलब यहाँ पर हैं, ठीक है, और उन्होंने द्वादश कक्षा बार में क्या स्थान प्राप्त किया, प्रथम स्थान, और हमारा सभा जो परिवार है वह सप्रेम शुभकामना प्रेषित करता है आपके परिवार के, है ना, और भी आप उन्नति करें, आगे बढ़े, इस प्रकार से उन्होंने दिया। तो आप किसी प्रकार का शुभकामना इसमें आप हो सकता है, दे सकते हैं। तो शुभकामना पत्र, यहाँ पर दिनांक आता है, कहाँ से भेजा जाना है, ठीक है, इस प्रकार से ये शुभकामना पत्र है। और आपकी जो बुक है उसमें भी ये शुभकामना पत्र जो है दिए गए हैं, तो आपको याद करने हैं, उनको लिख करके याद करिए। आप कैसे याद करिए, उनको लिख करके। अब ये जन्मदिवस का, ये भी औपचारिक में ये कैसा वाला है, औपचारिकताएं नहीं, इसमें भी अनौपचारिक, मान्य नमो नमः माता हर्ष सूचामि यत् मम पुत्र
फिर रविवासरे समायुक्तः अस्ति, है ना। कृपया अवसर अस्मि अवश्यम समागत्य बालिका स्वीकं शुभाशीषं दत्वा कृतार्थ्यन्तु भवन्तः। ठीक है, तो अब ये क्या है कि बहुत ही हर्षित मतलब सूचना मैं आपको दे रहा हूँ कि सार्थक जो उनका जो पुत्र है उसका प्रथम जन्मदिन इस दिनांक को है, रविवार में इसका समारोह मतलब जो रखा गया है, जो कार्यक्रम है, कृपया इस अवसर पर, है ना, आप सब मतलब बालक जो भी हैं सभी लोग पधार कर हमारे बालक को क्या करें, शुभ आशीष दें और फिर हमको कृतार्थ करें। स्थान दिया है ना, महावीर नगर मथुरा। इस प्रकार से दिनांक समय इस आपको लिखना। विनम्र डॉक्टर संजय शर्मा। इस प्रकार से आपको ये जन्म दिवस, तो जो मैं आपको यहाँ पत्र लेखन बता रही हूँ बेटा, आपको और भी मतलब जो है बुक में दिए उनको तो आपको याद करनी ही होगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए आप कि जब आपको ये तभी याद होंगे जब आप इसको क्या करें, बहुत अच्छे से याद करें। जैसे मान लो एक लाइन याद हो, फिर आप उसको लिखें, तो लिखने से इसको जल्दी आपको याद होगा। और ये आते ही हैं पत्र लेखन, पूछे जाते हैं पत्र लेखन उसमें। ठीक है, अब हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं अपठित अवबोधनम प्रकरण, सरल गद्यांश पर आधारित। जो आपके पाठ वगैरह रहते हैं, है ना, ये जो अपठित रहते हैं, तो अवबोध प्रकरण मैंने आपको ये ऐसा एक पैराग्राफ आएगा, तो आपको उसमें क्या लिखना पड़ेगा, जैसे दिया ना, उपरोक्त गद्यांश पठित्वा अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ये आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो ऊपर हमने जो अपठित गद्यांश दिया है उसके ये प्रश्न दिए हैं, इसमें से ही आपको इससे क्या करना है, उत्तरों को लिखना है। तो यहाँ पर तो मेंशन है, मैंने दिए हैं यहाँ पर, तो आपको इनको भी याद करना है, ये भी आते हैं। ठीक है, तो जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरे जननी स्वर्गात् उत्कृष्टास्ति, सालोका नाम, है ना, शरणागय विधि, खाद्य पदार्थ प्रदायिनी सर्वहारायण लीला, भूमि च अस्ति वैदिका ऋषि कथयति माता भूमि पुत्रों प्रतिज्ञा, वयम राष्ट्र भावना राष्ट्रीय चरितम त्याग भावना बिना राष्ट्र से संरक्षण कर्तु न पारयाम, परस्मै रिक्त भावना बिना राष्ट्र कदापि समृद्ध न भवति। परस्पर मतलब है परस्पर यदि हमारे अंदर भावना ना हो एक दूसरे के प्रति, अतः अस्माभिः स्वार्थं परित्यज्य देशः देशवासिनः च सेवा सत्यम करणीयः। अब इसके लिए दिए हैं आपको इसके ही आंसर छांटना कैसे। जन्मभूमि कस्मात् गरीयस्यति जन्मभि स्वर्गादपि गरीयस्यति। फिर जन्मभूमि माता भूमि इति का कथयति, माता भूमि इति, है ना, वैदिकः ऋषि कथयति। फिर अस्य गद्यांसारं का, अस्य गद्यांसारः ये दिया हुआ है, ये पहला अस्य गद्यांसारः यह देशस्य देशवासिनः च सेवा सतत, हमें देशवासियों को मतलब जो है कि देशवासी मतलब सतत सेवा में ही रहना चाहिए या सेवा करते रहना चाहिए। स्वर्गात् शब्द विभक्ति अस्ति, स्वर्गात् शब्द में कौन सी विभक्ति इसमें दी है, ये सब मैंने अभी आपको इसमें बताया। ठीक है, चौथा है पंचमी विभक्ति, कौन सी विभक्ति है, पंचमी। तो ये अपठित गद्यांश जो कि आपको परीक्षा में लिखने के लिए आते हैं, आपको परीक्षा की तैयारी करते चलिए, बिल्कुल आप लिख लिख के इसको याद करते चलिए। दूसरा शरीरमा साधनम प्रधानम, है ना, शरीर खलु धर्म साधनम शरीरस्य आरोग्यम व्यायाम सिद्ध्यति व्यम करोति तस्य प्राण शक्ति आपदा स्वामे दूरं गच्छति, व्यापने शरीरे शुद्ध रक्त संचार इंद्रियाणि सुस्थानि स्थानि च भवन्ति, जठराग्नि दीप्तमवति परिवृद्धा उदरं गच्छति, मस्तिष्कम् उर्वरकं भवति, अस्मिन् लोके जने वंसारे को अपि व्यायामः अवश्य करणीयः। आप जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर प्रश्न दिए हैं, पहला अस्य गद्यांश समुच्चय शीर्षकम क्या है, ये उत्तर दिया है इसका, व्यायामः लाभः। फिर धर्मस्य प्रथम साधनम किम अस्ति, तो धर्मस्य प्रथम साधनम शरीरम अस्ति। ठीक है, फिर कीदृशा उदरम व्यायाम संकोचम गच्छति, तो परिवृद्धा उदरम व्यायाम संकोचम गच्छति, ये आएगा। फिर दिया है कि गच्छति इति पदे धातु अस्ति, तो अस्य कौन सी मतलब इसमें दी है, तो आएगा गच्छति पदे दम धातु अस्ति, कौन सी धातु, दम धातु अस्ति। ठीक है, फिर है केन शुद्ध रक्त संचारण मतलब आएगा, तो व्यायाम रक्त शुद्ध संचारण गच्छति। फिर दिया है इसमें इसके बाद दिया है कि को अपि पदस्य संधि विच्छेदा, तो कह धन अपि, क्या आएगा, कह धन अपि। ठीक है, और इसमें जो गद्य का जो सार दिया वो दिया है अस्य गद्यांश सर्वे जन व्यायाम अवश्य करने, हम सबको जो है व्यायाम जो है अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से इसमें दिया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे इसमें एक और दिया, सताम सज्जनां संगति संपर्क संसर्गे संगति इति कथ्यते वस्तुतः संगात् मानवा समुन्तो भवति, सज्जनानां संसर्गेण जन
स्थाने उत्तम संसर्गा दोष गुणा भवन्ति इति अतः स्वसमुन्नति इक्षिता जने सर्वदा सतामेव संगति संगतिर विधेय। यानी जैसे कि आप सज्जनों की संगत करेंगे सज्जन बने, दुर्जनों की संगत करेंगे दुर्जन बने। संसर्ग यानी संगति करना, उनके साथ रहना। अब इसका ये देखिए प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश। तो अस्य गद्यांश से सम लिखा तो क्या आएगा, ये दिया अब तक सत्संगति। ठीक है, अस्य फिर है ये वाला पहले वाला। दूसरा केन जना सज्जना भवति, कौन होता, तो सज्जना नाम संसर्ग, जो सज्जनों के साथ रहते हैं सज्जन होते हैं। स्वसमुन्नति इक्षता जनेन किम करणीयम, है ना, तो स्वसमुन्नता इक्षता जनेन सर्वदा सतामेव, माने अच्छे मतलब जो है उनकी संगति करना चाहिए। फिर क्या है गद्यांश से सार्यम, गद्यांश से सार्यम या सर्वदा सतामेव संगति करना, हमेशा अच्छे लोगों की संगत करना चाहिए। फिर है दुर्जन सवे विलोम, विलोम यानी उसका विपरीत, दुर्जन का क्या होगा, तो सज्जन, दुर्जन का क्या होगा, सज्जन। फिर एक और दिया है भवंती पदे धातु, यानी जो दी है भवंती में कौन सी धातु, तो कौन सी धातु आएगा, भू का क्या होता है, भाव। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो है सब अपठित गद्यांश, जो कि एग्जाम में आ सकते हो और आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना। चौथा है संस्कृत अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, प्राचीन काले सर्वे भारतीय संस्कृत भाषा व्यवहारं कुर्वन्ति स्म, कालान्तरे विविध प्रान्तीया भाषा प्रचलिता। ठीक है, अवन किंतु संस्कृत महत्व अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते, सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदस्य संस्कृत भाषायाम् एव सन्ति, संस्कृत भाषा राष्ट्रभाषा एकता आधारा अस्ति। जैसे कि मैंने बताया, अब फिर इसको आपको वैसे ही आपको इसको शीर्षक चुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये उसका उत्तर दिया है कि उपयुक्त गद्यांश से उचित शीर्षक क्या है, संस्कृत भाषा। अस्माकं देशस्य प्राचीनतम भाषा क्या, अस्माकं प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा। ठीक है, कौन सी भाषा, संस्कृत। फिर अस्माकं देशस्य प्राचीनतम भाषा हो गया। सर्वे वेद ग्रंथ कस्य भाषा संति, जो सारे जो मतलब हमारे वेद ग्रंथ है वो किस भाषा में है, तो आप लोग बताएं सब लोग, संस्कृत भाषा में। ठीक है, भारत से राष्ट्र से एकता आधार, भारत की राष्ट्रीय एकता का आधार क्या है, तो सबसे पहले इसमें आया भारत की आधार जो है वह संस्कृत है ना। संस्कृत अति प्राचीन भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा है, और अनेक भाषाओं की जननी संस्कृत है। बहुत सारी भाषाओं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बहुत है, ग्रीक, यूरोपीय भाषा तक जो सारी भाषाओं की जननी है वो संस्कृत भाषा। इसलिए जो सर्व वेद और सारे वेद ग्रंथों की भाषा है ना, कौन सी, संस्कृत। चलिए, इसके बाद है कस्य महत्वम अद्यापि अक्षरम वर्तते, तो संस्कृतस्य महत्वम अद्यापि अक्षरम वर्तते, कभी ना मतलब हमेशा रहने वाला, उसका महत्व कभी भी कम नहीं होगा। कौन सी भाषा का, संस्कृत भाषा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है एक और दिया है पांचवा, संसारे अनेका दुःखानां मूल कारणम अज्ञानम, अज्ञानातेव समाजे नाना विकारणानां जन्मभवति, हिंसा भ्रष्टाचार दहने उपद्रवास्मान पीडयन्ति तेषां मूले शिक्षा वर्तते, वयम अशिक्षा प्रकाशेन अज्ञान संधिकारो हर्तु सज्जा भवेत्। अब इसमें देखिए दिया है, ठीक है, ये आपको आ सकते लिखने। अस्य गद्यांशम साशीर्षकम, तो आपको लिखना पड़ेगा इसका उत्तर। अस्य गद्यांश शीर्षकम अस्ति अशिक्षा, मूल कारण क्या दिया है, अशिक्षा, अज्ञान का। ठीक है, फिर दुःखानां, दुख का मूल कारण क्या है, दुख का मूल कारण भी ये होता कि हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हमसे कुछ भी नहीं बनेगा, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दुख का मूल कारण भी क्या है, अज्ञानता का होना। समाजे अनेके विकार कथम जायन्ते, तो समाजे अनेके विकार अज्ञानात एवं जायन्ते, भाई अज्ञानता के कारण हम बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं ना, बहुत सी समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर के उपद्रवास्मान पीडयन्ति, हिंसा भ्रष्टाचार से उपद्रवास्मान पीडयन्ति, हिंसा यानी लड़ाई झगड़ा ये वो सब। फिर अज्ञानात शब्द विभक्ति क्या, अज्ञानात जो है शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें है पंचमी विभक्ति, जैसे आता है ना रामात, ठीक है, तो वो पंचमी विभक्ति आएगी। चलिए अब देखते हैं इसमें और कौन सा दिया है। फिर है एक और, स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ बुद्धि वसति, स्वस्थ बुद्धि एवं स्वस्थ विचारणा जननी अस्ति, व्यायामशीलः मनुष्य एवं निरोगः चिरजीवो भवति, व्यायामशीलः मनुष्य प्रायेण रुग्णा न भवन्ति, विधि रोगाणां विचिकित्सा अपि व्यायामेव संभवति, अतः जीवनस्य कृते व्यायाम परम आवश्यक। यानी जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं और स्वस्थ रहते हैं तो वो कभी भी उनको रोग वगैरह नहीं होता है ना, अच्छे मतलब जो रहते। तो ये आपको इसमें गद्यांश, अब इसके जो उत्तर है, जो इसके प्रश्न दिए हुए हैं, वह पहला प्रश्न उपयुक्त गद्यांश शीर्षक, अब ये देखिए इसका उत्तर, ठीक है। तो जो उपयुक्त गद्यांश दिया उसका उचित शीर्षक क्या है, उसका उचित शीर्षक देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, व्यायाम। क्यों, क्योंकि इसमें व्यायाम जब करेगा व्यक्ति तो स्वस्थ रहेगा। फिर दूसरा, स्वस्थ बुद्धि कुत्र वसति, यानी जो बुद्धि माने मति
बसती है। जो स्वस्थ बुद्धि होती है वो कहाँ बसती है? जब स्वस्थ बुद्धि जब ही बसेगी ना, आपका शरीर क्या होगा? स्वस्थ होगा, है ना। इसका आंसर ये आएगा। फिर कहा एव निरोग, यानी कौन सा व्यक्ति निरोग हो सकता है? जो व्यायामशील है, जो मनुष्य व्यायाम करता है वो निरोग रहता है। फिर विविध धारणों विविध रोगाणाम चिकित्सा केन संभव होती? विविध रोगाणाम चिकित्सा व्यायाम। यदि आप व्यायाम करेंगे तो हमेशा क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे, है ना, सही रहेंगे। का स्वस्थ विचारणा जननी अस्ति, ठीक है। स्वस्थ बुद्धि एवं स्वस्थ विचारणा जननी अस्ति। जब आप स्वस्थ मतलब जो आपकी स्वस्थ बुद्धि है वो आपके स्वस्थ मतलब विचारों की क्या होती? जननी होती। इस प्रकार से ये आपको पूरा बच्चों आज हमने आपको समझाया। ये हमने आपठित गद्यांश पत्र लेखन बताए जो पेपर में आते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप इनको बहुत अच्छे से, इनके शीर्षक, इनके प्रश्न के उत्तर, चूंकि आपको इसी में से भी लिखना रहते हैं तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़िए। और जो मैंने आपको पत्र लेखन समझाया उनको आप लिख करके देखिए। जो भी पाठ मैंने अभी तक मैंने आपको पढ़ाए या समझाए हैं, उन पाठों को समझते हुए उनके जो एक पदेन, एक वाक्यन, शुद्ध अशुद्ध, है ना, और जो उनके रिक्त स्थान है, सही जोड़ी है, यथायोज्यम योज्य, तो बेटा ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं इन्हीं को आपको गद्यांश पद्यांश सब आते हैं। तो आपको श्लोक भी लिखने आएंगे तो आप इनको लिख करके याद कर लीजिए। और मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत शानदार, अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको और भी अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करूं, समझाऊं, ताकि आप बहुत अच्छा पढ़ें, अच्छे पेपर दें और परीक्षा की आप अच्छी तैयारी करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।